हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 के चैप्टर नंबर 6 दैट इज इवोल्यूशन के एक न्यू टॉपिक को स्टार्ट जिसका नाम है ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन। मतलब आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाली हूं कि अर्थ के डेवलपमेंट के बाद की कहानी क्या थी, कैसे कैसे धीरे धीरे करके ऑर्गेनिजम्स का डेवलपमेंट हुआ, कैसे कैसे करके उनमें चेंजेस आए और धीरे धीरे करके इस पूरी अर्थ को कॉन्कर कर लिया मैमल्स ने। ओके, तो चलिए आज हम ये कहानी स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कुछ एराज। तो आपको ध्यान रखना है ये चीज़ की जो इवोल्यूशन है उसकी स्टडी में टाइम फ्रेम का रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किस टाइम पे क्या चीज़ हुई है, कितने साल पहले हुई है, कब हुई है, कैसे हुई है, वो अलग बात हो गई, लेकिन कब हुई है, किस टाइम फ्रेम में हुई है, टाइम प्लेज इटसेल्फ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो जो पूरा टाइम पीरियड होता है उसको अलग अलग तरीकों में, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, जैसे कि एराज, पीरियड, इपॉक्स। ओके, तो ये अलग अलग तरीके से टाइम फ्रेम को डिवाइड कर दिया जाता है। तो देयर आर 3 एरा। फर्स्ट वी हैव पैलियोजोइक एरा। First we have Paleozoic era extending from 540 million years ago to 240 million years ago. तो 540 से लेके 240 million years ago के बीच में जो टाइम फ्रेम रहा है उसे बोला जाता है Paleozoic era। अब Paleozoic era में क्या था? Paleozoic era was dominated by seed ferns and progymnosperms. सीड फर्न्स एंड प्रोजिम्नोस्पर्म्स। एंड अब ये जो पैलियोजोइक एरा है इसको डिवाइड किया है 4 पीरियड में। तो एराज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू वेरियस पीरियड्स। तो जो पैलियोजोइक एरा के 4 पीरियड्स हैं दैट इज सिल्यूरियन पीरियड, डेवोनियन पीरियड, कार्बोनिफेरस पीरियड एंड द पर्मियन पीरियड। अब आप अपने बुक में ढूंढ रहे हो कि ये सब कहाँ दिया है। तो बुक में ये चीज़ें इन अ डायग्राम एक्सप्लेन करी गई हैं। एक डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी के पेज पर जिसपे ये एराज और पीरियड्स आपको एक्सप्लेन करे गए हैं, और उसके आगे कॉन्टिन्यूएशन में उसमें ये भी बताया है कि कौन से पीरियड में, कौन से एरा के कौन से पीरियड में क्या चीज़ डोमिनेटेड रही है। तो ध्यान रखिए जो पैलियोजोइक एरा है वो किस टाइम फ्रेम में रहा है, साथ ही साथ में आप उसके पीरियड्स याद रखिए कि इट इज़ डिवाइडेड इंटू 4 पीरियड्स, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस एंड द पर्मियन पीरियड। Second era we have Mesozoic era. तो Mesozoic era extends between 252 million years ago to 66 million years ago. और इसमें क्या क्या थे? This is the age of reptiles and gymnosperms. तो जो हमारा Mesozoic era है उसमें बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो चुके थे हमारे रेप्टाइल्स और जिम्नोस्पर्म। डोमिनेंट होने का मतलब क्या होता है? डोमिनेंट का मतलब ये होता है कि इस पूरी अर्थ को कॉन्कर कर चुके थे हमारे रेप्टाइल्स और जिम्नोस्पर्म्स, मतलब उनका ही राज चल रहा था, कब्जा कर लिया था उन्होंने। और जो मीसोजोइक एरा है इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स दैट आर ट्रायासिक, जुरासिक एंड द क्रिटेशियस। तो ट्रायासिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस। अब ये नाम तो कुछ कुछ सुने लग रहे होंगे, जुरासिक वर्ल्ड, फेवरेट मूवी हो, डायनासोर। तो बस ये जो था रेप्टाइल्स का टाइम था। रेप्टाइल्स ऑफ सीवियर हाइट, मतलब बहुत ही लंबे लंबे रेप्टाइल्स ने इस पूरे अर्थ को कॉन्कर कर लिया था। किस एरा में? मीसोजोइक एरा में। मीसोजोइक एरा के बाद आया सीनोजोइक एरा, 66 मिलियन ईयर्स अगो टू जीरो इन द सेंस प्रेजेंट तक, या फिर एक टाइम फ्रेम जो लेके वो चल रहे हैं। तो इट इज एज ऑफ मैमल्स एंड एंजियोस्पर्म। मैमल्स और एंजियोस्पर्म ने अर्थ को कॉन्कर कर लिया और अभी तक वही चल रहा है। तो till now earth is being captured या it is occupied by, it is पूरा मतलब controlled by mammals and angiosperms. Okay, so presently we have Cenozoic era. It is divided into 2 periods, tertiary period and the quaternary period. ओके तो आपको मैंने बताई डिफरेंट एरास अलॉन्ग विद देयर पीरियड्स, और कौन से एरा में क्या चीज़ डोमिनेंट है, किस चीज़ की एज रही है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ओके, जब आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं तो अब हम कहानी शुरू करते हैं प्रोटेरोजोइक एरा। मतलब कि बिफोर दीज एरास, जो 3 एरा आपने पढ़े उसके पहले की कहानी क्या थी, और वो कहानी स्टार्ट होते 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 आज कहाँ पर ख़त्म हुई है, अब वो कहानी हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो एक कहानी है जो मुझे आपको सुनानी है, तो बस ध्यान से सुनते चलिएगा और समझते चलिएगा। फर्स्ट सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ अपीयर 2000 मिलियन ईयर्स अगो। आपको हमने समझाया था कि नॉन सेल्यूलर लाइफ फॉर्म्स आ गए थे, आपने बहुत सारी थ्योरीज पढ़ी थी, उसमें आपको समझा दिया गया था। अब पहला सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ आया अर्थ पे 2000 मिलियन ईयर्स अगो पहले।
Some of these cells had ability to release oxygen and as the light reaction in photosynthesis. अब जब सेल्स धीरे धीरे डेवलप होने लगी, कहानी कहाँ से शुरू हुई है? सेल्स के डेवलपमेंट से। सेल डेवलप होने लगी, अब इन्हीं सेल्स में जो डेवलप हुए उनमें से कुछ के पास एबिलिटी थी टू रिलीज ऑक्सीजन, उनमें ये काबिलियत थी कि वो ऑक्सीजन को रिलीज कर पाए। अब जब ये ऑक्सीजन रिलीज कर पाए तो उनमें कुछ फोटोसिंथेसिस टाइप का कुछ रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी जगी। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बिकम मल्टी सेल्यूलर। अब एक एक सेल का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था, धीरे 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 करके एडवांसिटी आते 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 वो सिंगल सेल इवॉल्व होने लगी इन मल्टी सेल्यूलर। तो आपको ध्यान रखना है, जो मल्टी सेल्यूलर सेल का ओरिजिन है इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ सिंगल सेल। सिंगल सेल से ही मल्टी सेल्यूलर सेल्स जो हैं वो ओरिजिनेट हुई हैं। ओके, इज दैट क्लियर? तो मल्टी सेल्यूलर सेल्स डेवलप होने लगी। और यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर में क्या डिफरेंस होता है? मल्टी सेल्यूलर सेल्स में डिवीजन ऑफ लेबर होता है, अलग अलग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। यहाँ पे एक ही सेल को सब कुछ करना पड़ता है, तो यहाँ पर एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो धीरे धीरे करके एफिशिएंसी बढ़ने लगी, सेल्स आई, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ, फिर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ। साथ ही साथ में यहाँ कुछ सेल्स ऐसी डेवलप हो चुके हैं जिनके पास एबिलिटी है टू रिलीज ऑक्सीजन। अब जब इतना हो गया, सम ऑफ दीज सेल्स हैड द एबिलिटी टू रिलीज ऑक्सीजन, देख लिया आपने ये बात। अब जब इतना कुछ हो गया, द रिएक्शन कुड बी बीन सिमिलर टू द लाइट रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। आपने दोनों रिएक्शन पढ़ी हैं। तो लाइट रिएक्शन में क्या होता है? इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट व्हाट जस्ट हैपेंस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर दे जस्ट मतलब उनका रिएक्शन होता है और प्रोडक्शन होता है एटीपी का, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है ना, जब आपका लाइट रिएक्शन फेज होता है। और जो एटीपी सिंथेसाइज होते हैं इस लाइट रिएक्शन में, वो यूज होते हैं डार्क रिएक्शन में टू प्रोड्यूस ग्लूकोज, है ना, एज एनर्जी। तो जो लाइट रिएक्शन में हुआ था, वेयर वाटर इज स्प्लिट विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी कैप्चर्ड एंड चैनलाइज्ड बाय अप्रोप्रिएट लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट। तो आपको अगर लाइट रिएक्शन थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं मैं, तो उसमें यही होता था, एटीपी बनते थे, कैसे बनते थे? वाटर का ब्रेक डाउन होता था। लाइट पड़ी थी, ठीक है, H2O अगर है, H2O, तो इस पे जैसे ही यहाँ पे लाइट पड़ती है फोटॉन्स के फॉर्म में, तो ये ब्रेक हो जाता है, वाटर का स्प्लिट हो जाता है, वाटर स्प्लिट हो जाता है, सीधी सीधी सी बात है, और यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन भी रिलीज होते हैं। ये चीज हमने पढ़ी है। ओके, इसको अगर मैं H+ लिख दूं H2 की जगह, नेसेंट ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज होता है। ओके, तो इस तरीके का वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन होता है। ऐसी ही कुछ रिएक्शंस हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी देखने को मिली। Slowly, single-celled organisms become multicellular life form. By the time of 500 million years ago, invertebrates were formed and active. अब सेल्यूलर फॉर्म बन गया, फिर सेल्यूलर फॉर्म यूनिसेल्यूलर बना, यूनिसेल्यूलर से लाइफ आगे बढ़ी तो मल्टी सेल्यूलर फॉर्म आया, उनमें एबिलिटी टू आ गई टू रिलीज ऑक्सीजन, क्योंकि जब ये वाली रिएक्शन हो रही है तो रिलीज ऑक्सीजन का, लाइट रिएक्शन और फोटोसिंथेसिस की सिमिलर रिएक्शन हुई तो उसमें एबिलिटी हो गई टू रिलीज ऑक्सीजन। नाउ फर्स्ट टाइम एग्जिस्टेंस में आए हमारे इनवर्टिब्रेट्स। तो जो लाइफ है वो हमारी स्टार्ट हुई है इनवर्टिब्रेट्स के डेवलपमेंट से, इनवर्टिब्रेट्स एग्जिस्टेंस में आ गए। ओके, और ये कितने सालों पहले हुआ था? इट अकर्स अराउंड 500 मिलियन ईयर्स अगो। तो 500 मिलियन ईयर्स अगो पहले इनवर्टिब्रेट्स का एग्जिस्टेंस हुआ, और इनवर्टिब्रेट्स जो थे फिर वो धीरे धीरे डेवलप हुए, और फाइनली वर्टिब्रेट्स में ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। और वर्टिब्रेट्स की कहानी में जब कहानी आगे बढ़ी तो सबसे पहले डेवलप हुई जॉलेस फिशेस। क्या डेवलप हुई? जॉलेस फिशेस। और कब डेवलप हुई जॉलेस फिशेस? दे डेवलप अराउंड 350 मिलियन ईयर्स अगो। तो सबसे पहले यूनिसेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर, इनवर्टिब्रेट्स, एंड इनवर्टिब्रेट्स से कहानी वर्टिब्रेट्स की तरफ बढ़ी, जिनमें सबसे पहले डेवलपमेंट हुआ जॉलेस फिशेस का। किसका डेवलपमेंट हुआ? जॉलेस फिशेस का। ओके, जब इतनी कहानी आगे हमें समझ में आ गई है तो और आगे बढ़ते हैं, प्लांट्स में देख लेते हैं। सीवीड्स एंड फ्यू प्लांट्स एग्जिस्टेड प्रोबेबली अराउंड 320 मिलियन ईयर्स अगो। अब हम बात करें प्लांट्स में तो देयर वर सीवीड्स व्हिच एग्जिस्ट 320 मिलियन ईयर्स अगो। We are told that the first organism that invaded land were plants. This is very very interesting point. क्यों? आपको लगता होगा कि हम ही आ गए सीधे इस अर्थ पे। No, you are wrong. पहले अर्थ को कॉन्कर किया प्लांट्स ने, पूरी अर्थ पे डेवलप हुए प्लांट्स। जब प्लांट्स डेवलप हो गए उसके बाद एनिमल का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है अर्थ पे। तो प्लांट वर द फर्स्ट टू कॉन्कर द अर्थ।
दे वर वाइड स्प्रेड ऑन लैंड व्हेन एनिमल इन्वेडेड लैंड। जब इंसान तो नहीं बोलूँगी, जब एनिमल्स अर्थ पे आए तो वहाँ पर ऑलरेडी प्लांट्स थे। तो प्लांट्स भी सबसे पहले कहाँ डेवलप हुए थे? ओशन में, क्योंकि एवरीथिंग वाज ओशन। वो याद है पहली वाली लेक्चर की स्टोरी, बारिश हुई थी बहुत ज़्यादा, फिर उससे ऑर्गेनिज्म लाइफ डेवलप हुई थी। तो लाइफ कहाँ डेवलप हुई थी? ओशन में, पानी के अंदर। अब धीरे धीरे करके वो जो लाइफ थी वो मूव करी टूवर्ड्स लैंड। तो जो प्लांट्स थे वो सीवीड्स थे, वो धीरे धीरे करके लैंड आए। लैंड पे आके उन्होंने उसको पूरा कॉन्कर कर लिया। Fish with stout and strong fins could move on land and go back to water. This was about 350 million years ago. अब अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो जॉलेस फिशेस थी, वो तो टोटली पानी में थी। अब एक ऐसी फिश का डेवलपमेंट हुआ जिसका एक स्ट्रॉन्ग स्टाउट एंड फिन्स वर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो उसके कारण क्या हो रहा था? ये जो मछली अब डेवलप हुई, जब अर्थ पे प्लांट्स ने पूरा उसको कैप्चर कर लिया है अर्थ को, उसके बाद एनिमल के डेवलपमेंट्स की बात करें तो ऐसी फिश आई जो कि पानी में भी रह सकती थी और वो चाहती थी और ज़मीन पर भी जा सकती थी। कुड मूव ऑन लैंड एंड कैन गो बैक टू वाटर। तो मतलब वो ज़मीन पे भी रह सकती थी और पानी में भी जा सकती थी। कुछ सुना सुना लग रहा है ये। और जो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ज़मीन पे भी रह लें और पानी में भी चले जाएं, उनको हमारी भाषा में हम बोलते हैं एम्फीबियंस। क्या बोलते हैं उनको हम लोग? एम्फीबियंस। आ रही है बात समझ? ठीक है। तो मतलब अब ये कहानी आगे बढ़ने जा रही है और कहीं ना कहीं लगता है हमें कि एम्फीबियंस आने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। इन 1938 a fish caught in South Africa happened to be a coelacanth which was thought to be extinct. These animals called lowfins evolved into the first amphibia that lived on both land and water. अब जो ये फिश थी ना with strong stout and fins, जब इनकी स्टडी हुई, डिस्कवरी की गई, तो ये पता चला हमको बोला जाता था लोब फिन्स। और आगे चल के यही जो लोब फिन्स थे जो ज़मीन पे भी रहते थे और पानी में भी जा सकते थे, ये आगे चल के इवॉल्व हुए इनटू एम्फीबियन। तो एम्फीबियंस की यही ज़्यादा एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है कि दे कैन लिव ऑन बोथ लैंड एंड इन वाटर। There are no specimen of these left with us. However, they were ancestor of modern day frogs and salamanders. अब अगर आज के टाइम पे आप लोब फिन ढूंढने जाओगे तो आपको नहीं मिलेगी, ठीक है, वो खत्म हो चुके हैं। आज जो आप देख रहे हो वो आप उनके मॉडर्न डे एंसेस्टर्स देख रहे हो। तो आप अभी कौन कौन से एम्फीबियन देख पाते हो? आप सैलमेंडर्स देख सकते हो, आप फ्रॉग्स देख सकते हो। तो दे वर नथिंग बट द मॉडर्न डे एंसेस्टर्स ऑफ लोब फिन्स। और लोब फिन्स ही था जो किस में डेवलप हुआ? जो डेवलप हुआ हमारे एम्फीबिया में। तो कहानी कैसे बढ़ रही है, रिवाइज करते हैं। सबसे पहले यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म आए, यूनिसेल्युलर से मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म आए, साथ में ऑक्सीजन रिलीज करने की एबिलिटी आई। मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ इनवर्टिब्रेट्स में। इनवर्टिब्रेट्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ इनटू वर्टिब्रेट्स, जिस कैटेगरी में सबसे पहले फिशेस डेवलप हुई, जॉलेस फिशेस। फिशेस के बाद फिर ऐसे फिशेस आई जिन्हें लोब फिन्स बोला जाता है, जो क्या बन गई? एम्फीबियन। सबसे पहले फिशेस, देन आ गए हमारे एम्फीबियंस। अब इसके बाद आपको क्या लगता है कौन आना चाहिए एम्फीबियंस के बाद? बट ऑब्वियसली देखते हैं क्या आएगा। तो एम्फीबियन इवॉल्व इनटू रेप्टाइल। तो फिशेस आई, एम्फीबियन आए और अब एम्फीबियन से बन गए रेप्टाइल। तो रेप्टाइल में और एम्फीबियन में क्या डिफरेंस था? दे ले थिक शेल्ड एग्स विच डू नॉट ड्राई अप इन द सनलाइट अनलाइक दोज ऑफ एम्फीबियन। अब बेचारे एम्फीबियंस की एक मजबूरी है, क्यों उनको पानी में जाना पड़ता है? तो उनकी मजबूरी का कारण ये है कि जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है एम्फीबियंस में, इट इज़ टोटली एक्सटर्नल। एम्फीबियंस के केस में फर्टिलाइजेशन होता है एक्सटर्नल। और ये क्यों होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन? बिकॉज अगर जो एम्फीबियंस हैं वो टेरेस्ट्रियल या ज़मीन पे अपने अंडे देंगे, एग लेइंग की प्रोसेस अगर ज़मीन पे होगी, तो उनके एग्स की शेल इतनी पतली होती है कि वो धूप और टेम्परेचर को कोप अप नहीं कर पाएंगे एंड दे विल अल्टीमेटली गेट क्रैक्ड एंड ब्रेक। पानी में रहने से क्या होता है? वो सन में ड्राई अप नहीं होते, ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा थिन है। तो अब वो पानी में है तो सन से ड्राई अप होने का सवाल ही नहीं उठता और पानी में वो सर्वाइव कर जाते हैं। तो एम्फीबिया की जो ये वाली एक दिक्कत थी वो कोप अप हो गई किस तक इवोल्यूशन होने में? रेप्टाइल तक इवोल्यूशन होने में। अब जो रेप्टाइल्स थे उनके जो एग होते थे उनकी शेल जो है वो काफ़ी थिक है, तो इसीलिए अब वो सन में ड्राई नहीं होते थे और इसीलिए रेप्टाइल्स वो टोटली टेरेस्ट्रियल। रेप्टाइल्स अब टोटली ज़मीन पर रह सकते हैं। इन द नेक्स्ट 200 मिलियन ईयर्स और सो रेप्टाइल्स डिफरेंट शेप्स ऑफ साइज डोमिनेटेड ऑन अर्थ। अब जब रेप्टाइल्स के साथ सब कुछ फेवरेबल हो गया, उनके एग्स जो थे वो सन में ड्राई नहीं होते थे और वो इजीली अर्थ पे इस ज़मीन पर एक्सेसिबल हो गए, सर्वाइव कर पा रहे थे।
और साथ ही साथ में टेरिडोफाइट्स का भी डेवलपमेंट हुआ। किसका? टेरिडोफाइट्स। जाइंट फर्न्स, टेरिडोफाइट्स वो प्रेजेंट, बट इफ दे हैव टू फॉल टू फॉर्म कोल डिपॉजिट्स एटसेट्रा। तो अर्थ पर पहली चीज तो रेप्टाइल्स डोमिनेट हो गए और दूसरी चीज टेरिडोफाइट्स का डेवलपमेंट हो गया। अब टेरिडोफाइट्स भी काफी अच्छे प्लांट थे, वैस्कुलर बंडल के प्रेजेंस होने के कारण वो काफी टॉल थे। तो रेप्टाइल्स ने जब उन्हें कंज्यूम करा, हेल्दी प्लांट्स वो कंज्यूम बाय हेल्दी रेप्टाइल्स, इस पूरी अर्थ को कौन कर लिया? रेप्टाइल्स ही रेप्टाइल्स ने। पूरी अर्थ पर अब कौन आ चुके थे? रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स ने घेर लिया पूरी अर्थ को, उन्होंने घेर लिया। अच्छा खाने को मिल रहा है, सारी चीजें उनके अकॉर्डिंग चल रही हैं और उन्होंने ऐसे करके कॉन्कर कर लिया। अब जब रेप्टाइल्स थे तो फिर देखो क्या हुआ। सम ऑफ दीज लैंड रेप्टाइल्स went back into water and to evolve into fish like reptile probably 200 million years ago। अब कुछ इसमें से रेप्टाइल ऐसे थे जो वापस से पानी में चले गए और क्या बन गए? वो फिश लाइक रेप्टाइल बन गए। फिश लाइक रेप्टाइल जिसका एग्जांपल होता है इक्थायोसॉर्स। द लैंड रेप्टाइल वो ऑफ कोर्स द डायनासोर्स, द बिगेस्ट ऑफ देम। तो अब रेप्टाइल से लैंड में कुछ तो पानी में चले गए रेप्टाइल्स, ठीक है, इक्थायोसॉर्स बन गए जिसका एक एग्जांपल है। अब जो लैंड वाले रेप्टाइल्स थे उन्होंने अब भयंकर बवाल मचाना स्टार्ट करा। वो इतने बड़े बड़े हो गए। डायनासोर्स देखे ही है ना मूवीज में, सिर्फ असली में नहीं, मूवीज में ही देखें, असली में ना ही देखो भैया तुम, ठीक है ना। तो डायनासोर्स आ गए भाई, और जिसमें से सबसे बड़ा डायनासोर कौन होता है? टायरेनोसोरस रेक्स। इट वॉज अबाउट 20 फीट इन हाइट। 20 फीट लंबे रेप्टाइल्स ने अर्थ पे कब्जा करा। टायरेनोसोरस रेक्स was tallest of them in height and had huge fearsome dagger-like teeth। खंजर जैसे दांत थे उसके टायरेनोसोरस रेक्स के। अबाउट 65 मिलियन ईयर्स अगो। तो आप ध्यान रखो कब से लेके कब तक, अगर आप बात करो 200 मिलियन ईयर्स अगो पहले की कहानी स्टार्ट हुई है, तब से लेके वो पूरा लगभग 60 मिलियन ईयर अगो आने तक की बात है। 200 से 660 मिलियन ईयर अगो पहले वाला साल है, लगभग 140 मिलियन ईयर्स तक पूरी अर्थ को कॉन्कर करके रखा हम सिर्फ और सिर्फ डायनासोर्स ने। डायनासोर्स इन द सेंस सिर्फ और सिर्फ रेप्टाइल्स ने। तो रेप्टाइल्स ने इतने लंबे टाइम तक अर्थ को कॉन्कर करके रखा। अब 65 मिलियन ईयर को पहले क्या हुआ? अचानक से ही कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण डायनासोर्स धीरे धीरे करके खत्म होने लगे, धीरे धीरे करके वो गायब हो गए। अब कुछ कहते हैं कि अचानक से जो टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन आया, अर्थ की इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज हुई, क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज हुई, इसके कारण अर्थ से धीरे धीरे करके जो डायनासोर्स थे वो डिसअपियर हो गए। एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता है। और जब ये डायनासोर धीरे धीरे करके ख़त्म हुए तभी रेप्टाइल्स का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। तभी था कि भाई रेप्टाइल्स धीरे धीरे करके कम हुए और अब टेक ओवर करने की बारी आई मैमल्स की। तो फिशेस से डेवलप हुए एम्फीबिया, एम्फीबिया से डेवलप हुए रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स ने काफ़ी लंबे टाइम तक अर्थ को रूल आउट करा, काफ़ी लंबे टाइम तक कॉन्कर करके रखा, और अब धीरे धीरे करके उनको वो कम होने लगे, उनका डाउनफॉल आ गया, और अब बारी आई मैमल्स की। किसकी बारी आई? मैमल्स की। तो मैमल्स भी कुछ ऐसे मैमल्स थे जो टोटली पानी में थे। कौन कौन? जैसे कि डॉल्फिन, सील, सी काउ एंड सम एग्जाम्पल्स। ओके, दीज आर द सम एग्जाम्पल्स जो टोटली पानी में रहने वाले मैमल्स थे। और कुछ ऐसे थे जिनकी स्टडी, जैसे और मैमल्स की बात करो तो हॉर्स, एलिफेंट, डॉग एटसेट्रा, इनकी जो इवोल्यूशन की स्टोरी है ना, इट इज़ बियॉन्ड योर सिलेबस। इनकी अलग ही अपने आप में एक इवोल्यूशन की स्टोरी है। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप पढ़ सकते हैं, देयर आर मेनी बुक्स अवेलेबल, बाकी इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस। तो अब आपको अल्टीमेटली ध्यान रखना है कि धीरे 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 करके पूरी तरीके से मैमल्स ने, और प्लांट्स में बात करें तो एंजियोस्पर्म्स ने अर्थ को कॉन्कर कर लिया। The most successful story is the evolution of man with language skills and self-consciousness। और जब mammals का डेवलपमेंट हुआ तो mammals के डेवलपमेंट में जो सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी है, it is the story of development of man, जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसके बाद वाली जो वीडियो आएगी ना, लास्ट पार्ट 6 वीडियो, उसमें मैं आपको सिखाऊंगी डेवलपमेंट ऑफ मैन, विच इज इटसेल्फ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। Okay, so that is the most interesting story. Why? Because man has language skills and self-consciousness. अभी तक जितने भी ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए थे, जितने भी मैमल्स डेवलप हुए थे, उनमें से किसी के पास भी ये दो स्किल्स नहीं थी। मैन इज़ यूनिक, मैन इज़ नाउ, मतलब मैन जो है वो अभी तक अर्थ को इसलिए रूल कर रहा है, अर्थ को कॉन्कर करके रखा हुआ है, बिकॉज ऑफ दीज टू स्किल्स, लैंग्वेज स्किल्स एंड द सेल्फ कॉन्शियसनेस। इसके कारण ही मैन जो है वो अभी तक राज कर रहा है। अगर ऐसा हुआ, कोई इंसान से ज़्यादा या मैन से ज़्यादा, ह्यूमन से ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई आया जिसके पास इन दोनों स्किल्स के साथ कुछ और एक्स्ट्रा हुआ, तो बस समझ जाना कि वो दिन होगा डाउनफॉल ऑफ मैन और कुछ नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा। ओके, वेट करेंगे, देखेंगे कब होगा ऐसा।
और अगर हम मैमल्स में बात करते हैं तो मैमल्स में क्या हुआ था, फर्स्ट मैमल जो था वो था श्रू। तो श्रू जो होता है वो एकदम ऐसे आपको चूहे जैसा लगेगा। तो श्रू वॉज द फर्स्ट मैमल टू डिस्कवर। इनके फॉसिल जो थे काफ़ी छोटे छोटे थे, छोटा सा रहता था ये। मैमल्स वर विविपैरस। क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है मैमल्स की, दे आर विविपैरस। विविपैरस मतलब they gave birth to the baby, to the young ones. They do not lay eggs and protect their unborn young inside the mother's body. तो पहली चीज़ तो विविपैरस होते हैं, अपने बेबी को डायरेक्टली बर्थ देते हैं, और साथ ही साथ में अंटिल बर्थ, जब तक बेबी का बर्थ नहीं हो जाता है, एक गेस्टेशन पीरियड का टाइम होता है जिसमें जो मदर्स होती हैं वो बेबी को अपनी बॉडी के अंदर सेफली रखती हैं। मैमल्स वर मोस्ट इंटेलिजेंट इन सेंसिंग एंड अवॉइडिंग डेंजर एट लीस्ट, है ना। तो मैमल्स में सेल्फ कॉन्शियसनेस वाली जो थी वो मैन में है, लेकिन मैमल्स एज ए कैटेगरी उनमें ये चीज़ है कि वो अपने आसपास के डेंजर को सेंस करके उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। व्हेन रेप्टाइल्स केम डाउन मैमल्स टुक ओवर दिस अर्थ। तो जैसे जैसे रेप्टाइल्स का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ और मैमल्स ने इस अर्थ को कॉन्कर कर लिया। ओके, लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं जिसका नाम है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। तो क्या होती है ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट? देयर वर इन साउथ अमेरिका मैमल्स रिसेंबलिंग हॉर्स, हिप्पोपोटामस, बियर, रैबिट एटसेट्रा। तो इनके रिजेंबलेंस के जैसे काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म देखे गए। अभी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का क्या मतलब होता है? अगर आपको एक बात समझ में आए, आपने मूवीज़ देखी होंगी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, आइस एज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, है ना। तो उसमें क्या होता है, उसमें बताया गया कि जो हमारा ग्लोब है, जो ये हमारा अर्थ है, पहले ये सारे कॉन्टिनेंट्स वर वन। हम सब पहले सब जुड़े हुए थे, मतलब बहुत अर्ली अर्थ की बात है जब अर्थ फॉर्म हुई थी, अराउंड 200-300 मिलियन ईयर्स अगो। पहले जब अर्थ बिल्कुल फॉर्म हुई थी तो ऑल द कॉन्टिनेंट्स वर मतलब कनेक्टेड, दे वर ऑल सेम। धीरे 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 क्या हुआ, ग्लेशियर्स मेल्ट हुए। ग्लेशियर्स मेल्ट हुए तो वाटर का लेवल बढ़ा। वाटर का लेवल बढ़ने के कारण कॉन्टिनेंट्स जो थे वो ड्रिफ्ट होने लगे, वो एक दूसरे से दूर दूर होने लगे। सो दिस फिनोमिना इज नोन एज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। तो खुद सोचो, जब ये पूरे जॉइंट थे, पूरे एक साथ थे, और जब ये अलग अलग हो गए और फाइनली वी हैव 7 कॉन्टिनेंट्स, तो उस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के कारण ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन पे क्या फर्क पड़ा? देखो यहाँ, ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट when South America joined North America, these animals were overridden by North America fauna. कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के कारण क्या हुआ, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका ज्वाइन हो गया। तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका ज्वाइन हुआ तो साउथ अमेरिका में जो ऑर्गेनिजम्स थे, मैमल्स थे, कौन कौन से, हॉर्स, हिप्पोपोटामस, बियर, रैबिट, ये काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुए। क्यों? क्योंकि ये वहाँ के फौना के अकॉर्डिंग, वहाँ के इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग खुद को अडाप्ट नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो ये धीरे धीरे करके कम होने लगे। लेकिन सिमिलरली ड्यू टू सेम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, पाउच्ड मैमल ऑफ ऑस्ट्रेलिया सर्वाइव्ड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कंपटीशन फ्रॉम एनी अदर मैमल। और उसी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के कारण जब ऑस्ट्रेलिया से अलग हुआ तो वहाँ के जो पाउच्ड मैमल्स थे, कैंगारू वगैरह, वो एकदम बढ़िया, नंबर्स उनका बढ़ गया। क्यों? क्योंकि उनके लिए कॉम्पिटिशन कम हो गया। पहले आप खुद सोचो, इतनी सी जगह में कितने सारे ऑर्गेनिजम्स थे, लेकिन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के कारण क्या हुआ, ये अलग ये अलग, अब वो सारे ऑर्गेनिज्म इस साइड आ चुके हैं, तो अब उनको अपना कुछ देखना पड़ेगा, वो साइड चले गए, तो कंपटीशन डिवाइड हो गया ना, कम हो गया ना। तो सेम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के कारण कुछ लोगों को, कुछ ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी को फ़ायदा हुआ। तो फ़ायदा किसको हुआ है? ऑस्ट्रेलिया के पाउच्ड मैमल्स को। और नुकसान किसको हुआ है? कौन सर्वाइव नहीं कर पाए? तो साउथ अमेरिका के मैमल्स जो थे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ओके, याद रहेगा। एंड कंसेप्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। इज दैट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। आज हमने बहुत ही ब्रीफ में पढ़ी द डिटेल्ड इवोल्यूशन और द ब्रीफ हिस्ट्री और इवोल्यूशन ऑफ दिस प्लैनेट अर्थ, कैसे कैसे करके चीज़ें डेवलप हुई। ओके, अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी हम उसमें बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम होगा इवोल्यूशन ऑफ मैन। तो अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जल्दी से कर दीजिएगा लाइक और स्टेप अप अकेडमी को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।